कोरोना वायरस जिसने पूरे वर्ल्ड में एक भारी तबाही मचाई हुई है, उसने वर्ल्ड इकोनॉमी को एक रिसेशन में भी धकेल दिया है। जब हम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लास्ट प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जो जून में उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो -4.9% रहने वाली है। मतलब 4.9% कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ। इसके अलावा उन्होंने ये माना है कि ये जो रिसेशन है वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद में सबसे वर्स्ट रिसेशन आया है पूरी इकोनॉमी में। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1929 से 1933 तक था, लेकिन 1930 तक, मेनली लास्ट 1930 तक उसका मेन इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड को देखने को मिला था। तो 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद में जो वर्स्ट रिसेशन आया है ना, वो कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद में है। इसके अलावा जब हम ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट -26% का ग्रोथ था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का, नेगेटिव ग्रोथ था। और इसके अलावा -24% जो लोग थे उन्होंने अपना रोजगार खो दिया था। मतलब 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे 1929 टू 1933 तक। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को उसने इफेक्ट किया था। तो उसके बाद में जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है उससे जो रिसेशन पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में आया है, उसके बाद में दूसरा वर्स्ट रिसेशन हमें देखने को मिला है, ऐसा आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है। तो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ है, जो बेसिकली इंडियन है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट रहे कोरोना वायरस के। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पे हम लोग वीडियोस लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप चाहे कॉम्पिटिटिव पर्पज से पढ़ते हैं, स्कूल स्टूडेंट है, या जनरल नॉलेज के लिए आप लोग वीडियोस देखते हैं। तो आइए बात करते हैं इंपैक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्या प्रभाव रहे इंडियन इकोनॉमी पे कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसको आप सीधे आंखों से डायरेक्टली देख नहीं सकते। कैसे चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेता रहा, और आज उसका रिजल्ट क्या है? उसने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरे वर्ल्ड को एक रिसेशन में डाल दिया, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज जो थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से रुक गई, और उस वजह से पूरा वर्ल्ड आज रिसेशन को फेस कर रहा है। देखिए, जब हम कोरोना वायरस के आउटब्रेक की बात करते हैं तो अभी आईएमएफ का जो रिसेंट डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। मतलब -4.9% पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो ग्रोथ रेट रहेगी पूरे वर्ल्ड की वो -4.9% रहेगी। ये बात करी हमने पूरे वर्ल्ड की, ग्लोब की, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आएगा। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के इम्पैक्ट्स क्या थे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है कोरोना वायरस की वजह से, वो जीडीपी के ऊपर हम लोग जीडीपी ग्रोथ के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं इंडिया की अभी कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद में, तो आईएमएफ ने अप्रैल के महीने में एक प्रेडिक्शन दिया था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब पहले से कम होगी, और वो -1.9% रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। लेकिन आईएमएफ ने उसके बाद में रिसेंटली जून में एक और डेटा पब्लिश किया, और अब उन्होंने बताया है कि ये इंडिया की जो जीडीपी है वो -4.5% रहने वाली है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की। उन्होंने इसके पीछे रीजन ये बताया कि पहले हमने 1.9% बताया था, अभी हम 4.5% माइनस बता रहे हैं। तो उसका रीजन उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था इंडिया का वो लंबा था, और दूसरा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो स्लो रिकवरी हो रही है, एंड दैट इज वाई इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेटेड है -4.5% फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक बर्स्टिन नाम के एजेंसी की, तो उसने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो -7% रहने वाली है। इसके अलावा आईसीआरए ने भी -5% का प्रेडिक्शन दिया है इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में। इसका मतलब पहला जो बुरा इंपैक्ट पड़ा वो हमारी जीडीपी को पूरी तरीके से ये बर्बाद कर गया। पहले से 4.5% जीडीपी ग्रोथ रेट थी लास्ट टाइम पे 2019 के फोर्थ क्वार्टर में, लेकिन 2020 स्टार्ट होते ही झटके पे झटके मिलते गए पूरे वर्ल्ड को, और उसमें इंडिया भी फंस गया, और हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की -4.5% रहने वाली है। ये हुआ पहला इंपैक्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पे रहा कोरोना वायरस की वजह से, वो था शार्प इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब जो बेरोजगारी की दर है वो बहुत तेजी से बढ़ी।
जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया, उसके बाद में क्या होता है बेसिकली, जब हम मार्च 25 की बात करते हैं तो उस टाइम पे ग्रोथ रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बेरोजगारी की दर थी वो 6.7% थी, और अप्रैल 19 तक आते आते ये जो रेट है वो 26% पे पहुंच गया। मतलब अभी 19% लोग ज्यादा क्या हो गए, बेरोजगार हो गए उसके बाद में, और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। धीरे धीरे जो कंपनीज है वो टर्मिनेट कर रही हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो इस वजह से और ज्यादा इंक्रीज इसमें देखने को मिल सकता है। खैर ये डेटा डिक्रीज भी होगा जैसे इकोनॉमिक रिकवरी बूस्ट पे होगी, लेकिन अभी के लिए जो इंपैक्ट आया वो क्या आया, 6.7% से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पहुंच गया, 26% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 53% बिजनेस जो है इंडिया के वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुए, और इसके अलावा ऑलमोस्ट 45% ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब 45% घरों में इनकम जो है पहले के मुकाबले क्या हो गई, कम हो गई। उन लोगों की इनकम कम नहीं हुई जो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे या फिर ऐसे सेक्टर में काम कर रहे थे जो इसेंशियल सर्विस है, लेकिन फिर भी 45% लोगों की जो इनकम थी, हाउस होल्ड की, घरों की इनकम है, वो कोरोना वायरस की वजह से कम हुई। तो ये हमारा दूसरा इंपैक्ट रहा इंडियन इकोनॉमी पे कोरोना वायरस का। तीसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो है बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन की। जब हम बात करते हैं उस पे क्या इंपैक्ट रही कोरोना वायरस के, तो जब हम बात करते हैं मार्च अप्रैल के महीने की, तो मार्च अप्रैल अकेले उन दोनों मंथ्स में अकेले टूरिज्म से इंडिया को लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पूरा नुकसान कितना रहा, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का नुकसान इंडिया को झेलना पड़ा टूरिज्म में, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया विजिट करने आते थे तो सारे बंद हो गए कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से, और 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा जब हम ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज की बात करते हैं जो सर्व करता है इंडिया में, ओला एंड उबर, उनमें मार्च अप्रैल और मई में लगभग मार्च और अप्रैल में 95% तक का डाउनफॉल देखने को मिला। मई के महीने में उन्होंने कुछ रिकवर किया, लेकिन स्टिल अभी भी वो डाउनफॉल में चल रहा है। इसके अलावा जब हम न्यू स्टार्टअप्स की बात करते हैं, मतलब फ्रेश स्टार्टअप, यंग स्टार्टअप की बात करते हैं जो नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, बहुत ज्यादा, क्योंकि नया फंडिंग जो है, फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो बिल्कुल रुक गया है, और इस वजह से नए स्टार्टअप में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में कमी आई है। इसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट हमारा वो है गवर्नमेंट इनकम। देखिए जैसे ही लॉकडाउन हुआ, गवर्नमेंट के पास कोई इनकम या रेवेन्यू का कोई रिसोर्स बचा नहीं, मतलब कमाई का कोई जरिया नहीं बचा, तो गवर्नमेंट क्या करती रही, अपने एक्सपेंडिचर को ही कुल मिला के कम करने की कोशिश करती रही किसी भी तरीके से। या नए वे में एक्सपेंडिचर करना है तो पुराने वाले एक्सपेंडिचर को खत्म करना है, ये गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो टैक्स सिस्टम था, जैसे स्टेट वाइज अगर आप बात करें तो मार्च अप्रैल में ऑलमोस्ट दिल्ली स्टेट को 90% तक टैक्स फॉल देखने को मिला, मतलब 90% तक जो टैक्स आना था वो नहीं आया मार्च और अप्रैल के महीने में। इसके अलावा वेरियस स्टेट्स के अलग अलग डेटाज हैं, तो गवर्नमेंट की जो इनकम थी वो एकदम से रुक गई, जो रेवेन्यू था गवर्नमेंट का वो कुछ एक रिसोर्सेज के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई और रिसोर्स नहीं बचा, क्योंकि मार्केट में जब तक लिक्विडिटी ऑफ मनी रहती है तब तक डिमांड रहता है, और सर्विसेज जब एक्सचेंज होती रहती है तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से बेनिफिट मिलता है, तो वो बेनिफिट गवर्नमेंट का पूरी तरीके से रुक गया, और इस वजह से गवर्नमेंट का जो इनकम था वो शार्पली डिक्लाइन हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता चला गया, क्योंकि जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट पे थी। लॉकडाउन हुआ, उस वजह से क्या हुआ, जो लेबर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको खाना खिलाना था, उनके रहने की व्यवस्था करनी थी, उन सारे अरेंजमेंट के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मनी इन्वेस्ट करनी थी या एक्सपेंड करनी थी। इस वजह से जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और इनकम जो थी वो कम होती चली गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट रहा जो इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिला, कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो शार्पली डिक्लाइन हो गया। एक इंपैक्ट जो हमें और देखने को मिलता है वो है स्ट्रेस ऑन सप्लाई चेन। देखिए जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ या कोरोना की वजह से सब चीजें बंद हो गई, तो जो प्रोडक्शन है कमोडिटीज का, गुड्स का, वो अचानक से रुक गया, और जो डिमांड थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि जब प्रोडक्शन रुक जाता है, सप्लाई, देखिए सप्लाई साइड जो होती है वो हमेशा क्या रहता है, प्रोडक्शन होता रहता है, सप्लाई होती रहती है, और चीजों की डिमांड फुलफिल होती रहती है। लेकिन अचानक सप्लाई पे रोक लग जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया, और डिमांड चाहे कुछ लेवल पे रहे, चाहे थोड़ा डिक्लाइन भी होगा, लेकिन डिमांड कंटिन्यूअस 2 महीने तक रहा, और इस वजह से एक स्ट्रेस, एक बर्डन आ गया सप्लाई साइड पे, कि अब जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो अचानक उनको ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करना होगा। लेकिन कोरोना रुक नहीं रहा है,
कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट भी ज्यादा लोगों को अलाउड नहीं कर सकती एक जगह काम करने के लिए। तो सप्लाई साइड पे एक बर्डन हमें देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन जो है उस पर एक स्ट्रेस आ गया है कि कैसे वो मेंटेन करे सप्लाई को, क्योंकि डिमांड जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। अब जैसे ही लॉकडाउन खुला, अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो सप्लाई साइड पे भी एक बर्डन जो हमें इकोनॉमी पे देखने को मिलता है कोरोना वायरस की वजह से। अगला इंपैक्ट हम देखते हैं कोरोना वायरस का इंडियन इकोनॉमी पे, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के टर्म्स में देखेंगे। तो जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं इंडिया के, तो इंडिया का इंपोर्ट ऑलमोस्ट 47% से डिक्लाइन हो गया। मतलब जो चीजें इंपोर्ट कर रहा था इंडिया, उन पे सब पे रोक लगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक गई, यहां पे सारा बिजनेस बंद हो गया, यहां पे डिमांड जो थी वो बिल्कुल क्या हो गई, कम हो गई। एंड दैट इज व्हाई 47% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला इंपोर्ट में। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 36.58% हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो कम हो गया या डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया। सो इंपोर्ट क्या हुआ, इंपोर्ट 47% से कम हुआ और एक्सपोर्ट 37% से इंडिया का कम हो गया। अगला पॉइंट है हमारा डिफेंस के टर्म्स में क्या इंपैक्ट रहे कोरोना वायरस के। तो डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने ये डिसाइड किया है कि अब इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में कोई भी डिफेंस से रिलेटेड डील्स नहीं होगी, लेकिन जो S-400 मिसाइल्स आने वाली थी इंडिया में, उन पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, वो आएंगी। इसके अलावा नई जो डिफेंस डील्स हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। मतलब अब कोई भी इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी डिफेंस डील नहीं होने वाली है। अगला जो इंपैक्ट है हमारा वो माइग्रेंट वर्कर्स पे और लेबर फोर्स पे पड़ा। देखिए जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो 24 मार्च के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, सबको ऐसा लग रहा था कि एक शॉर्ट पीरियड का लॉकडाउन है 21 डेज का, उसके बाद में सारी चीजें आसान होने लगेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, केसेस जैसे जैसे बढ़ने लगे और सबको पता लगने लगा कि लॉकडाउन थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि सब लोगों को वो खाना दे और रहने की जगह दे। लेकिन होता क्या है, बेसिकली जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता और आपकी जो इनसिक्योरिटी रहती है वो इतनी ज्यादा रहती है, तो आप लोग हमेशा अपने घर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ऑन दैट टाइम। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी वो ब्लॉक थी लॉकडाउन की वजह से। एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दैट प्लेस ऑन देयर फीट। तो पैदल चल के वो लोग आने लगे। इसके अलावा जो एक लार्ज अमाउंट में जो माइग्रेंट वर्कर्स की फोर्स है वो अपने अपने घर पे आ चुकी है और वो वापस अब जाने में समय लगेगा रिकवरी में। तो जो प्रोडक्शन है ओवरऑल उस पर भी एक इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तक लेबर फोर्स नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। इसके अलावा जब आप नया लेबर फोर्स लेते हैं कोई भी कंपनी, तो उनको स्किल्स देने में उन सब में टाइम लगता है। एंड दैट इज व्हाई हमें प्रोडक्शन में भी एक डिक्लाइन देखने को मिला और मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी को रिकवरी होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा और जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि अभी भी जब हम न्यू ओपनिंग्स की बात करते हैं अनलॉक फर्स्ट के बाद में, तो नई ओपनिंग भी धीरे धीरे हो रही है। इसके अलावा 33% तक आप लोग एम्प्लॉइज को ऑफिस में सर्व करवा सकते हो, इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस हैं। तो जो रिकवरी फेज है वो धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया है, जैसे आप शशिकांत दास जी की बात करें, आरबीआई गवर्नर, 22 मई को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव ग्रोथ के लिए तैयार रहना चाहिए। सो इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेगेटिव ग्रोथ इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा रघुराम राजन जी ने भी इसके बारे में बताया। तो बहुत सारी एजेंसीज भी अलग अलग डेटा जारी करती है। आईसीआरए ने बोला कि -5% तक का ग्रोथ रहने वाला इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो ये सारे इंपैक्ट्स हमें देखने को मिला। जीडीपी क्या होगी, -4.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये आईएमएफ ने कहा है। इसके अलावा आईसीआरए ने -5% का है। इसके अलावा बहुत सारी अलग एजेंसीज हैं जो -6.5%, कोई 5.5% इसको बता रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा शार्प इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जब हमने बात करी तो 6.7% से मार्च से वो अप्रैल 19 तक 26% तक पहुंच गया। इसके अलावा 53%, 53% बिजनेसेस इफेक्ट हुए कोरोना वायरस की वजह से। सबसे पहला कोरोना वायरस का केस 30 जनवरी को आया था 2020 में केरला से। अब हम बात करते हैं कैसे हम इस सिचुएशन से ओवरकम होंगे, मतलब कैसे हम लोग इस चीजों को सुधार पाएंगे। तो सबसे पहला प्रयास जो 24 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस 21 डेज के लॉकडाउन के फेज में, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया ऑलमोस्ट एक दिन का 32,000 करोड़ का नुकसान झेल रहा था उस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे। तो बेसिकली क्या होता है, उस टाइम पे 1,76,000 करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ, जिसमें फूड सिक्योरिटी था मेनली।
तो वो अनाउंस होता है। उसके बाद में रिलीफ पैकेज के नाम पे आरबीआई ने एक 50,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया, जो नाबार्ड और सिडबी और एनएचबी को उन्होंने डायरेक्टली फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर करने के लिए उनको एक पैकेज दिया 50,000 करोड़ का आरबीआई ने। इसके अलावा 12 मई को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर ने फिर से नेशन को, और उसमें 20 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द जीडीपी, उसका एक इकोनॉमिक पैकेज अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया। और उसके बाद में 4 दिन तक कंटिन्यूअसली उन पैकेजेस को अनाउंस किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो 12 मई को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था, उसमें आत्मनिर्भर भारत, मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो इंडिया को क्या करना है, खुद ही चीजें बनानी है, खुद ही कंज्यूम करना है, ताकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या हो सके, ऊपर जा सके। और इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया है सेपरेट, तो आपको वो लिंक उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देखें आप हमारा। इसके अलावा बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स भी अनाउंस कर रही है, चाहे आप माइग्रेंट लेबर्स की बात करें, उनको काम देने की बात करें, तो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना या गरीब कल्याण योजना जो चलाई गई है, तो उसमें क्या हुआ, बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स को वर्क देने की बात की गई है उनके रूरल एरियाज में। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कैसे इस रिसेशन पीरियड से बाहर आएगा, कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में कैसे आ सकता है, इस पे हमारा वीडियो रहेगा। सो हाउ ग्लोबल इकोनॉमी विल रिकवर आफ्टर कोरोना वायरस पैंडेमिक, इस पे हमारा वीडियो रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्पिटिटिव एंड स्कूल पर्पज से हमारे इकोनॉमी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पे वीडियो आते हैं, तो आप लोग उनको भी देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।